वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग से आचार्य लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग विवड़ी राजकीय महाविद्यालय चमनपुरा शाहपुरा जयपुर आज आपके समक्ष एमकॉम फाइनल एबीएसटी के विषय संक्रिया विज्ञान के एक अध्याय पर्ट एवं सीपीएम के अंतर्गत ढील की अवधि, टाइम ऑफ फ्लोट्स एंड एवं उसका परिकलन, फ्लोट की गणना अपन कैसे करेंगे, इस पर चर्चा करूँगा। ढील दो प्रकार की होती है, एक है घटना में ढील और दूसरी है क्रिया में ढील। तो प्रश्न आता है कि भाई घटना में ढील किसे कहते हैं, घटना में ढील की अवधि कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, चरम पथ की घटनाओं के शीघ्र से शीघ्र घटने का समय व अंतिम स्वीकार्य समय एल, ई और एल, शीघ्र से शीघ्र घटित होने का समय और अंतिम स्वीकार्य समय जो है वह समान होता है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी घटनाओं में के इन समयों में अंतर होता है। तो अतः किसी भी घटना के लिए उसकी अंतिम स्वीकार्य तिथि या समय, लेटेस्ट अलाउेबल टाइम, जो एल हमने उस घटना का निकाला, और शीघ्र से शीघ्र घटने की तिथि, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, जो हमने शीघ्र शीघ्र घटित होने का जो समय है, अर्ली स्टार्ट जो टाइम है, उसका अंतर जो है वह उस घटना में ढील की अवधि कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, घटना 5 E5 और L5, यदि E5 तो है 10 दिन और L5 अगर मान लीजिए 15 दिन, तो उस पांचवी घटना, किसी भी घटना के ई और एल का अंतर उस घटना की ढील की अवधि कहलाएगा। ठीक है। और अगर यही पांचवी घटना चरम पथ में आने वाली घटना होती तो इसके निश्चित रूप से उसकी पहचान यही है कि उसके ई और एल दोनों बराबर होंगे। अब बात करते हैं क्रिया में ढील की अवधि। तो किसी भी क्रिया में ढील की अवधि उस क्रिया के विलंबित प्रारंभ, लेटेस्ट स्टार्ट व शीघ्र प्रारंभ, अर्ली स्टार्ट होने के समय का अंतर, या लेटेस्ट फिनिश, विलंबित समापन, और शीघ्र समापन, अर्ली फिनिश। यानी चाहे तो स्टार्ट, लेट स्टार्ट और अर्ली स्टार्ट का अंतर निकाल लें, चाहे लेट फिनिश्ड और अर्ली फिनिश का अंतर निकाल लें, इनके समयों के अंतर के बराबर होती है। क्रांतिक क्रियाएं जितनी भी हैं, उन क्रांतिक क्रियाओं में ढील की अवधि जो है वह शून्य होती है। ध्यान रखेंगे, जो भी क्रिटिकल पथ में आने वाली क्रियाएं हैं उनमें ढील की अवधि जो है वह शून्य होती है, और जबकि अन्य क्रियाओं में ढील की अवधि वह 4 प्रकार की आपकी ढील की अवधि होती है। वो चारों प्रकार ढील की अवधि के कौन कौन से हैं और कैसे उनकी गणना करेंगे, तो अपन देखें। सबसे पहले बात आती है कुल ढील की अवधि, टोटल फ्लोट। तो किसी भी क्रिया में ढील की कुल अवधि वह अवधि है जिससे संबंधित क्रिया के प्रारंभिक समय को यदि विलंबित कर दिया जाए तो उससे परियोजना के समापन की अवधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि कोई भी क्रिया अगर उसका टोटल फ्लोट 2 दिन का है, तो अगर मान लो उसका अर्ली जो टाइम है प्रारंभिक करने का, जो अर्लीस्ट टाइम मान लो 10 दिन है, और अगर उसमें टोटल फ्लोट 2 दिन का है, तो 2 दिन अगर हम उसको विलंबित कर दें तो भी उस परियोजना की अवधि पर, परियोजना की जो समापन अवधि है वह पूर्ववत रहेगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है। अब ई और इसकी टोटल फ्लोट की गणना LS माइनस ES, लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट, या LF माइनस EF का मतलब लेटेस्ट फिनिश माइनस अर्लीस्ट फिनिश, इनमें से किसी भी एक से अपन इसकी गणना कर सकते हैं। फिर बात आती है ढील की अबाध अवधि, इसको हम कहते हैं फ्री फ्लोट। तो फ्री फ्लोट क्या होता है? अबाध, यह कुल ढील की अवधि का वह भाग होता है जिसके अंतर्गत यदि संबंधित क्रिया विलंबित की जाती है तो इससे उस क्रिया की उत्तरवर्ती क्रियाओं के शीघ्र
प्रारंभ समय पर कोई प्रभाव नहीं होता है। यानी कुल ढील की अवधि का ही एक पार्ट है जिसके अंतर्गत यदि हम उस क्रिया को उतने दिन विलंबित कर दें तो उसके बाद वाली क्रियाओं की शीघ्र प्रारंभ समय पर कोई प्रभाव नहीं होता है। अब इसकी गणना अपन कैसे करेंगे, तो आप देखिए क्रिया आई जे, कोई भी एक क्रिया आई जे, मैंने आपको पहले बताया था जहाँ से क्रिया शुरू हो रही है वह घटना आई घटना कहलाती है, जहाँ वो क्रिया पूर्ण हो रही है वह उसकी जे घटना कहलाती है। तो क्रिया आई जे के लिए ढील की अबाध अवधि फ्री फ्लोट बराबर होगा क्रिया आई जे के लिए ढील की कुल अवधि, उस क्रिया की ढील की कुल अवधि में से उस क्रिया के जे नोड पर एल और ई का अंतर, उसके जे नोड पर स्थित जो एल और ई हैं, मान लीजिए एक क्रिया है 4 से 5, उस 4 से 5 में मान लीजिए 2 दिन की कुल ढील की अवधि है 2 दिन, और उसके जे नोड पर स्थित है 4 से 5 का जे नोड हुआ, आई नोड हुआ 4 और जे नोड हुआ 5 मान लीजिए। तो 5वें नोड पर ई और एल का अंतर अगर मान लीजिए बराबर है, कोई जीरो, दोनों बराबर है, ई भी 10 12 15 दिन है और एल भी 15 दिन है, इसका मतलब ई और एल का अंतर 0 होगा, तब तो इसका फ्री फ्लोट भी यहाँ पर जो है वो 2 दिन ही होगा, क्योंकि 2 माइनस 0 करेंगे 2 आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए उसके 5वें नोड पर 14 और 15 दिन है, ई तो है 14 और एल है 15 मान लीजिए, तो वहाँ 1 हुआ, 14 और 15 का अंतर, तो 2 में से 1 जाएगा तो टोटल फ्लोट तो 2 दिन, और टोटल फ्लोट में से उसके जे नोड पर स्थित ई और एल का अंतर है 1 दिन घटा दें तो उसकी जो यहाँ फ्री फ्लोट होगा वह 1 दिन का होगा। ठीक है। अब बात आती है ढील की स्वतंत्र अवधि। अब ढील की स्वतंत्र अवधि क्या है? इंडिपेंडेंट फ्लो। यह ढील की कुल अवधि का वह भाग है जिसके अंतर्गत किसी क्रिया को बिना उसकी पूर्ववर्ती क्रिया और उत्तरवर्ती क्रिया, यानी फ्री फ्लोट में तो केवल उत्तरवर्ती क्रियाएं जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इंडिपेंडेंट फ्लूइड की जब हम बात करते हैं तो उसमें यही है कि ना तो उसकी पिछली क्रिया ना उसकी अगली क्रिया। तो कुल ढील की अवधि का वह भाग जिसके अंतर्गत किसी क्रिया को बिना उसकी पूर्ववर्ती व उत्तरवर्ती क्रियाओं की ढील की अवधि को परिवर्तित किए विलंबित किया जा सकता है। यानी उसकी पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती क्रियाओं को विलंबित किए बिना जो उस परियोजना उसकी ढील की अवधि को परिवर्तित किए बिना उसको विलंबित किया जा सकता है। अभी निकलेगा कैसे? तो क्रिया आई जे की ढील की स्वतंत्र अवधि इंडिपेंडेंट फ्लोट बराबर क्रिया आई जे की ढील की अबाध अवधि। अबाध अवधि का मतलब उस क्रिया की फ्री फ्लोट में से क्रिया आई जे यानी उस क्रिया के आई नोड पर जो एल और ई का अंतर है वो अंतर आप उसमें से घटा दें इन फ्री फ्लोट में से, तो उसका इंडिपेंडेंट फ्लोट जो है वह आपका निकल करके आ जाएगा। यही एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि यदि किसी क्रिया की स्वतंत्र ढील की अवधि का मान ऋणात्मक आता है तो फिर इसका मतलब उसको हम शून्य मान लेंगे। और चौथा फ्लोट है आपका व्यतिकारक ढील की अवधि, इंटरफेयरिंग फ्लोट। और इंटरफेयरिंग फ्लोट क्या होता है कि किसी भी क्रिया के शीघ्र प्रारंभ होने की तिथि एवं पूर्ववर्ती क्रिया के देरी से देरी में समाप्त होने की तिथि के अंतर को हम व्यतिकारक ढील की अवधि कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि भाई ढील कितने प्रकार की है, कैसे निकाला जाएगा, यह सब आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।